बात करते हैं गुड न्यूज के गुनहगारों की, जिन पर आज सरकार ने पाबंदी लगा दी। पहले पीएफआई की गतिविधियों पर सवाल उठे, फिर संगठन पर बैन की मांग उठी, फिर जांच एजेंसियों के ताबड़तोड़ छापे पड़े और आखिरकार इस संगठन पर बैन लगा दिया गया। हालांकि बैन के आसार उसी दिन से लगने शुरू हो गए थे जिस दिन इस संगठन पर छापों वाली सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई थी। 2 चरण में यह एक्शन लिया गया है, पर्याप्त सबूत जुटाए गए और नतीजा बैन की शक्ल में सामने आया। कट्टरपंथ के फैलते जहर पर आखिरकार फुल स्टॉप लगा ही दिया गया। एजेंसियों के मेगा ऑपरेशन के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलावा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन नाम के संगठनों पर 5 साल तक का बैन लगा दिया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया है। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए संगठनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। जिस तरीके से 2 राउंड की छापेमारी ईडी, एनआईए और दूसरी राज्य की पुलिस ने किया, उसके बाद जो खतरनाक सबूत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मिले, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विदेशी आतंकी संगठनों आईएसआईएस, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ संपर्क बताए जा रहे हैं। पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों को बैन क्यों किया गया है, इसे आप केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन से भी समझ सकते हैं। गृह मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि पीएफआई के खिलाफ आतंकी गतिविधियों और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले हैं। पीएफआई ने गैर कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा किए, फंड का देश के खिलाफ इस्तेमाल किया। पीएफआई ने दूसरे धर्म को मानने वालों को टारगेट किया, उनकी हत्या की। साथ ही पीएफआई ने चर्चित चेहरों को निशाना बनाने की साजिश रची। यही नहीं, पीएफआई ने विस्फोटक तैयार करने का प्लान किया, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। पीएफआई ने आईएसआई और जमातुल मुजाहिदीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के साथ सांठगांठ की। पीएफआई पर देश में हिंसा, दंगा और हत्याओं में शामिल होने के संगीन आरोप लगते रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक की कई बड़ी वारदातों में पीएफआई पर गंभीर आरोप लगे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के दौरान शाहीन बाग हिंसा का आरोप पीएफआई पर लगा। जहांगीरपुरी हिंसा से लेकर यूपी में कानपुर की वारदात में भी पीएफआई सवालों के घेरे में आया। राजस्थान के करौली में हिंसा, मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा, कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या समेत देश भर में कई हिंसा और हत्याओं में पीएफआई संगठन का नाम आ चुका है। इतना ही नहीं, पीएफआई पर गैर कानूनी तरीके से फंड लेने और कट्टरपंथ फैलाने का आरोप भी है। साथ ही पीएफआई के ऊपर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का भी आरोप है, जिसके सबूत भी जांच एजेंसियों को मिले हैं। यही वजह है कि हिंसा और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस संगठन के शामिल होने के सबूत मिलने के बाद इस पर बैन लगाया गया। 15 से ज्यादा राज्यों और 100 से ज्यादा लोकेशंस पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई और गिरफ्तारियों के बाद से ही पीएफआई को पिंजरे में कैद करने का खाका खींचा गया। कबूलनामों और सबूतों की पूरी फहरिस्त सामने आने के बाद पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर प्रहार करते हुए उसे बैन कर दिया गया। 22 सितंबर को ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने देश भर में छापे डाले और 106 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 27 सितंबर को एक और मेगा ऑपरेशन हुआ और 247 आरोपियों में से ज्यादातर की गिरफ्तारी हुई और कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया। और 28 सितंबर को पीएफआई पर पाबंदी का फरमान जारी हो गया। केंद्र सरकार का ये एक्शन अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत लिया गया है। सरकार ने कहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश के सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत में किसी संगठन पर इस तरह का प्रतिबंध लगा है, बल्कि इससे पहले भी देश के खिलाफ काम करने वाले कुल 42 संगठन बैन किए जा चुके हैं, जिनमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, खालिस्तान कमांडो फोर्स है, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स है, जम्मू और कश्मीर इस्लामिक फ्रंट है, उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम,
ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स जैसे संगठन शामिल हैं। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगने के बाद किसी भी संगठन के खिलाफ केंद्र सरकार ये कार्रवाई कर सकता है। उसे ये अधिकार यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट देता है, जिसके तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को पहले गैर कानूनी या आतंकवादी घोषित कर सकता है और फिर उस पर प्रतिबंध या फिर बैन भी लगाया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार किसी संगठन के खिलाफ इस तरह का कदम तभी उठाता है जब किसी संगठन के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का सबूत मिले या फिर किसी आतंकी घटना की साजिश रचने के प्रमाण मिले हो या फिर संस्था के जरिए आतंक को बढ़ावा देने की तस्दीक हो चुकी हो। पीएफआई का नाम नागरिकता संशोधन कानून के दौरान शाहीन बाग हिंसा और जहांगीरपुरी हिंसा से लेकर यूपी में कानपुर हिंसा, राजस्थान के करौली में हिंसा, मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा और कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या समेत कई राज्यों में हुई हिंसा में नाम आ चुका है। इतना ही नहीं, मुख्य रूप से केरल से चलने वाले इस संगठन के ऊपर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का भी आरोप है। जांच एजेंसियां जिसका सबूत मिलने के बाद दावा ये कर रही हैं, जिसमें गैर कानूनी तरीके से फंड लेना और कट्टरपंथ विचारधारा को फैलाने का पुख्ता सबूत होने का दावा भी शामिल है। इन्हीं आरोपों को आधार बनाते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई के खिलाफ बैन का फैसला लिया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस बैन का क्या असर होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय सबूतों के आधार पर पीएफआई जैसे संगठन को बैन तो कर सकता है, लेकिन अदालत ही सबूतों की तस्दीक करते हुए किसी संगठन को दोषी ठहराती है। हालांकि उससे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से गैर कानूनी या आतंकवादी घोषित होने का मतलब यह है कि अब पीएफआई किसी तरह की गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता, ना कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। इसके अलावा पीएफआई का ना तो अब तक कोई दफ्तर, अब इसके आगे वो दफ्तर खुल सकता है और ना ही उसे कोई सदस्यता अभियान चलाने की इजाजत होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पीएफआई अब किसी तरह की फंडिंग भी नहीं ले सकता। इसके अलावा अगर किसी संगठन का प्रतिबंधित उसको करार दिया जाता है या फिर उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाता है, तो उसकी फंडिंग से जुड़े लोग संदिग्ध पाए जाएंगे। यूएपीए की धारा 38 के तहत ऐसा व्यक्ति जो किसी आतंकी संगठन से जुड़ा है, उसे 1 से 10 साल की कैद की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। हालांकि इससे उन लोगों को छूट दी गई है जिन्होंने आतंकी संगठन घोषित होने से पहले ही संगठन छोड़ दिया था या फिर किसी गैर कानूनी गतिविधि में वो लोग शामिल नहीं थे। इसी तरह आतंकी संगठन की मदद करने वालों को 10 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। वहीं अगर कोई ऐसे संगठन को फंडिंग करता है तो 14 साल तक की कैद या जुर्माना और कैद दोनों हो सकते हैं। प्रतिबंध लगने के बाद पीएफआई से जुड़ा कोई व्यक्ति संगठन की सदस्यता छोड़ देता है तो उससे कानूनी तौर पर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर अतीत में उसने संगठन में रहते हुए गैर कानूनी काम किए हैं तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। और इसी साल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब भी दिया था और इस जानकारी दी थी कि 2016 से लेकर 2020 के बीच कुल 24,134 लोगों को यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ सुनवाई हुई है, लेकिन इनमें से केवल 212 लोग ही दोषी साबित हो पाए हैं। पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगले 5 साल के बाद पीएफआई का क्या होगा? क्या बैन को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर 5 साल बाद पीएफआई से बैन हट जाएगा? इस सवाल को जानने के लिए हमने यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से बात की। इनिशियल बैनिंग 5 साल के लिए की जाती है। सिमी भी जब बैन की गई थी तो प्रथम चरण में 5 वर्षों के लिए की गई थी, फिर 5 साल का उसको एक्सटेंशन मिला था बैन का। इसी तरह जो ट्रिब्यूनल होगा, सर्विंग हाईकोर्ट जज आएंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे, सरकार अपना, पीएफआई अपना, और हाईकोर्ट जज जो निर्णय देंगे वो सर्वमान्य होगा ट्रिब्यूनल का। लेकिन आपको देखने वाली चीज ये है कि इसमें सबूत के संकलन और प्रस्तुतिकरण ये भली बात सुनिश्चित हो। यूएपीए के प्रोविजन सेक्शन 2, 3, 4 के अंतर्गत और अन्य साक्ष्य जो प्रस्तुत किए जाएं वो सुविचारित हो, कन्विंसिंग हो और कोर्ट के लिए वो मान्य हो।
यानी एडमिसिबल हों। और फिर देखिएगा अंततोगत्वा जिस तरह के साक्ष्य मिले हैं, मुझे कम से कम कोई संशय नहीं है कि ये बैन बिल्कुल सुविचारित है, न्यायोचित है और ये जीवन पर्यंत लगा रहेगा। पहले 5 साल, उसके तदुपरांत उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जाएगा, जैसा कि सिमी के केस में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी खबर की बात करते हैं। आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही होने वाला है, लेकिन एविएशन के क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक विमान धूम मचाने वाले हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक ऐसे ही विमान का परीक्षण हुआ है जो कम दूरी के सफर के लिए भविष्य में एक नया आयाम स्थापित कर देगा। हवा में उड़ान भरता ये विमान कोई साधारण विमान नहीं है। इसकी खासियत यह है कि ये बिजली से चलने वाला है, यानी प्रदूषण रहित विमान है ये। अब रिक्शा, बस, कार ही नहीं, विमान भी इलेक्ट्रिक होने की राह पर चल पड़े हैं। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री और तकनीक के क्षेत्र में ये किसी क्रांति से कम नहीं है। ये विमान न तो धुआं छोड़ता है और न ही शोर मचाता है, इसीलिए माना जाता है कि भविष्य ऐसे ही प्लेन का है। जिस तरह सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आती हैं, उम्मीद है कि जल्दी ही इलेक्ट्रिक फ्लाइट्स भी उड़ान भरने लगेंगी। इस एयरक्राफ्ट को अमेरिका की एविएशन कंपनी ने लॉन्च किया है। कंपनी ने पहली बार अमेरिका के वॉशिंगटन के मॉसेस लेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस विमान का परीक्षण किया। विमान ने महज 8 मिनट के लिए उड़ान भरी और करीब 3500 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। इस दौरान इस विमान ने 275 किलोमीटर की रफ्तार भी हासिल की। Again, today Aviation flew Alice, our all-electric commuter aircraft for the first time. The aircraft, it was just a wonderful experience for everyone who was here. We were able to witness history in the making. The flight lasted for 8 minutes. We flew 3,500 feet in altitude, and we were able to complete our test plan exactly as we intended to. इलेक्ट्रिक हवाई जहाज को इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि इसका इस्तेमाल आम लोग भी आसानी से कर सकें। ये बात तो आप अक्सर सुनते होंगे कि आने वाला जमाना ई व्हीकल्स का है। पहले स्कूटर, ई बाइक्स, ई कार्स, तमाम दुनिया में इनको लेकर जोरों से काम चल रहा है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में भी ई व्हीकल्स को लेकर जोरों पर तैयारियां चल रही हैं, चाहे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की बात हो या फिर ई व्हीकल्स की एंट्री की बात हो। ई कारें भी आ चुकी हैं, स्कूटर भी आ चुके हैं, ई बाइक्स भी आ चुकी हैं, लेकिन भविष्य की अगर हम बात करें तो अब बात होने लगी है इलेक्ट्रिक प्लेन्स की। जी हां, अमेरिका से खबर आई है जहां एक कंपनी ने इलेक्ट्रिक प्लेन तैयार किया है और वॉशिंगटन में इसका सफल परीक्षण भी किया गया है। 8 मिनट की उड़ान इस प्लेन ने भरी और देखते ही देखते 3500 फीट की ऊंचाई को उसने हासिल कर लिया। आपको बता दें कि ये प्लेन 1 मिनट की चार्जिंग में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। कंपनी का कहना है कि पर्यावरण के नजरिए से ये प्लेन भविष्य का प्लेन है और पर्यावरण की संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकता है। कंपनी के मुताबिक ये विमान कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है और आवाज भी काफी कम करता है। यही नहीं, संचालन भी काफी किफायती है। इस विमान में करीब 19 सीटें होंगी। पंखों को चलाने के लिए इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। इस प्लेन से छोटी दूरी का हवाई सफर काफी सस्ता हो सकता है और सबसे खास बात यह है कि कम उत्सर्जन पैदा करने वाला ये विमान है। इस तरीके से लॉजिस्टिक्स में चैलेंजेस होते हैं इधर उधर से मूवमेंट में, बिकॉज ऑफ प्राइस वोलेटिलिटी और इस सारी चीज़ों से ये बहुत बेनिफिट होगा। जैसे अगर ये कारगर सिद्ध होता है तो, और इससे बहुत लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट हम देख सकते हैं इस मैन पावर ट्रांसपोर्ट और ह्यूमन ट्रांसपोर्ट और इवन गुड्स ट्रांसपोर्टेबिलिटी में। जिस तरह से वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, वैसे ही हवाई जहाज को चलाने के लिए जेट ईंधन और एविगैस का इस्तेमाल होता है, जिससे प्रदूषण काफी ज्यादा होता है। बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं और इसी लिस्ट में अमेरिकी कंपनी ने इलेक्ट्रिक विमान पर काम किया और ये प्रयोग कामयाब रहा। जब एक हवाई जहाज जो है जितना CO2 इमिशन करता है, उस हिसाब से अगर वो इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट होगा तो CO2 का रिडक्शन बहुत अच्छी तादाद में हो पाएगा। मेरे पास इस समय डेटा नहीं है, लेकिन ज़रूर इसमें बहुत ज़्यादा कटौती आएगी। और जो हमें फ्यूल, जेट फ्यूल की हमेशा किल्लत होती है प्राइस में,
उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ये सारे बेनिफिट भी हमें जरूर से मिलेंगे और इससे आने वाले समय में हम जहाँ तक है एक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लेस कर पाएंगे। विमान की चार्जिंग पर भी काम किया जा रहा है। विमान बनाने वाली कंपनी के मुताबिक ES-30 इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट एक बार फुल चार्ज होने पर 200 किलोमीटर की यात्रा कर सकेगा और 20,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा। लेकिन इसमें और विस्तार करने पर भी कंपनी काम कर रही है। जाहिर है विमान कम दूरी के सफर के लिए कारगर है और इसी सोच के साथ इस विमान का निर्माण किया गया है ताकि 150 से 250 मील तक का सफर करने वाले यात्री इसका आसानी से इस्तेमाल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।